नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। आज शाम 5 बजे पहले चरण के लिए प्रचार थम गया। अब 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी के पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए 80 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। ये 8 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। वहीं पहले चरण के मतदान से ऐन पहले राहुल और अखिलेश 7 साल बाद एक मंच पर साथ दिखे। बता दें कि गाजियाबाद में राहुल गांधी अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं पहले चरण के रण में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को सहारनपुर के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में रोड शो किया। दरअसल इस बार जाटलैंड के इलाकों में सियासी माहौल एक तरफा नहीं दिख रहा है, बल्कि हर सीट की अपनी अलग अलग लड़ाई है। कहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइट है, तो कहीं पर बसपा के चलते त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि आरएलडी के साथ आने से वो पश्चिमी यूपी के जाटलैंड पर कब्जा करने में कामयाब होगी। आज इसी पूरे विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। जिसने यूपी जीता दिल्ली उसी की, सियासी गलियारे की इस कहावत का असर बुधवार को देखने को मिला, जब विपक्षी गठबंधन ने यूपी की 80 सीटों के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल अखिलेश 7 साल बाद एक मंच पर साथ दिखे। गाजियाबाद में राहुल गांधी अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है, लूट और झूठ बीजेपी की पहचान बन गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है। बेरोजगारी और महंगाई 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड बताया। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के, वो भी अधूरे हैं। डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं, और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? पहले चरण के रण में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को सहारनपुर की गोल कोठी से लेकर कुतुब शेर थाने तक रोड शो किया। रोड शो अधिकतर मुस्लिम आबादी के बीच से गुजरा। करीब 1 घंटे चले रोड शो में प्रियंका गांधी ने लगभग 12 मिनट जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी पर खूब तंज कसे। प्रियंका ने कहा कि इस देश ने सत्ता को नहीं, सत्य को पूजा है, और मोदी सत्ता को पूजते हैं, सत्य को नहीं। मोदी जी, भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए। आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज के साथ चुनाव की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2019 में बीजेपी ने पहले चरण के 8 सीटों में सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 5 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन का पल्ला भारी पड़ा था। बीजेपी ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि मुरादाबाद और रामपुर सीट सपा को मिली थी। अब बीजेपी 2019 के चुनावी इतिहास को 2024 में नहीं दोहराना चाहती। इसी वजह से पार्टी ने पहले चरण की सभी 8 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पहले चरण की 8 में से 7 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं बसपा अकेले दम पर किस्मत आजमा रही है, जबकि सपा ने 7 और कांग्रेस 1 सीट पर मैदान में है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक पहले चरण की सीटों पर सियासी माहौल बनाने के लिए एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, तो बसपा की तरफ से भले ही मायावती अभी तक न उतरी हों, लेकिन उनके भतीजे आकाश आनंद ने कमान संभाल रखी है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक भी रैली पहले चरण की सीटों पर नहीं हुई है। बुधवार को राहुल और अखिलेश ने गाजियाबाद में चुनावी रैली के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मान लिया कि उनकी आवाज जनता तक पहुंच गई होगी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठने वाला सियासी तापमान पूर्वांचल तक राजनीतिक असर दिखाता है। इस बार जाटलैंड के इलाके में सियासी माहौल एक तरफा नहीं दिख रहा है, बल्कि हर सीट की अपनी अलग लड़ाई है। कहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइट है, तो कहीं पर बीएसपी के चलते त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पहले चरण के सियासी जोर आजमाइश में कौन बढ़त बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बता दें कि पहले चरण में 8 सीटों पर मुकाबला है और ऐसे में कौन बढ़त दर्ज करेगा, ये एक बड़ी लड़ाई है। क्योंकि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो खास करके जाटलैंड के तौर पर जाना जाता है और साथ ही साथ किसानों की बेल्ट के तौर पर जाना जाता है। अब आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से क्या विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ेगी या अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां की सीटें निकालने में नाकाम होगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ लोकतंत्र में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़ेंगे। वहीं हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला जी मौजूद हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आदर्श कुमार जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रुख मैं पूजा जी आपका ही करना चाहूंगी। आपको कैसे पता कि पूरा पीएम का जो इंटरव्यू है वो स्क्रिप्टेड था? क्योंकि देखिए, विपक्ष लगातार पीएम के इंटरव्यू पे जो है हमलावर था। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों पर जनता के सवाल हैं, अगर मैं बात करूँ तो जनता का सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इन तमाम मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए तो वो अपने भाषणों में इस तरह का एक बयान देते हैं जैसे लगता है कि आज भी वो विपक्ष में है और जो विपक्ष है वो सरकार में है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी लगातार मुद्दों को घुमाने की बात करते हैं। आप ये बताइए कि आज तक मैंने नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐसा इंटरेक्शन हो जो पहले से स्क्रिप्टेड ना हो, पहले से प्लान ना हो। यहाँ तक कि अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल तो पत्रकारों के भी पहले से स्क्रिप्टेड रहते हैं कि क्या मोदी जी से पूछना है, और मोदी जी को जब कोई नहीं मिलता तो हीरो हीरोइन को बुला करके इंटरव्यू दे देते हैं। तो मोदी जी का जितना भी भाषण है, जितने भी इनकी रैलियों में भाषण देते हैं या जितने भी इनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये पहले से स्क्रिप्टेड हैं, पहले से ही उस तरह की बात करते हैं। कभी भी जन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। कितनी स्मार्ट सिटीज दी, ओपीएस पे इनका क्या स्टैंड है, किसानों की फसल पे इनका क्या स्टैंड है, इनका कहीं पर भी जो पर्चा लीक हो रहा है इस पर इनका क्या स्टैंड है। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज की बात की थी, उस पर क्या। अगर इनके पुराने घोषणा पत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री ये बताएं कि उन्होंने कितने घोषणा पत्र को यहाँ पर लागू किया है, कितने घोषणा पत्र में जो इन्होंने वादे किए थे वो जनता से। 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख। आज 10 साल होने को आया है लेकिन ना 2 करोड़ रोजगार मिला है प्रतिवर्ष,
और ना ही 15 लाख जनता के खाते में आए हैं। तो जो सवाल है उन पर बात ना करके नई मुद्दों पे बात करना, नई तरीके की बात करना, और खास तौर पर विपक्ष के नेताओं के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का काम वर्तमान की सरकार कर रही है, ये साफ तौर पर बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है विपक्ष से। विजय खैरा जी, पूजा जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से डरे हुए हैं और मुद्दों की बात ना करके सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमको सिर्फ अपने विकास की बात करनी है और विकास की दम पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और विकास हमने करके दिखा दिया है। मान नहीं सकते अभी कितना 100 तो गिनाना पड़ेगा, अभी एक एक करके अगर सुनना चालू करेंगे तो पता लग जाएगा। एक तरफ से चलिएगा आप, अगर सबसे पहले मकान नहीं थे गरीबों के पास, हमने मकान भवन दे दिए लाखों में, करोड़ों में हमने शौचालय बना दिए। महिलाओं की बात करती है कांग्रेस में, अभी प्रियंका जी ने बार बार महिलाओं का ये, अरे महिलाओं का तो तुमने शौचालय ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक बेचारी महिलाएं शौच के लिए सवेरे उठ के खेतों पे जाती रही, रेलवे के किनारे सवेरे 5 बजे से लाइन लगी होती थी, आप खिड़की से बाहर झांक नहीं सकते थे। महिलाओं का तो उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि हम शौचालय बनाए, यही बात खत्म हो गई। गैस कनेक्शन आपने कभी दिए नहीं, बिकते रहे, उनकी आंखें जलती रही, हमने गैस कनेक्शन दे दिए। कभी राष्ट्रीय राजमार्ग आप बना नहीं पाए, 6 किलोमीटर रोज बनाते थे, हमने 35 किलोमीटर रोज बना के दिखा दिए। विश्व में नंबर 2 हो गए हमारे, अमेरिका के बाद आज राष्ट्रीय राजमार्ग में चीन को पछाड़ दिया हमने। मतलब समझ नहीं आता है इनको विकास माने होता क्या है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिजली 1-2 घंटे 4 घंटे आती थी, अब 24 घंटे आती है, बिजली जाती नहीं, लोग बिजली कैसे बिजली जा रही है, किसानों को बिजली मिल रही। गांव में एक भी जगह पानी की व्यवस्था नहीं थी, एक गांव में पानी पहुंचा दिया, मकान बना दिया, गैस पहुंचा दी, बिजली दे दी, जल दे दिया, रोड बना दिया, और विकास क्या होता। और बाद में ये अभी महिलाओं की बात कर रही थी, फिर एक और याद दिलाऊं मैं, कम से कम प्रियंका गांधी को तो याद दिलाई दूं, अगर कांग्रेस प्रवक्ता बैठे वो भी सुन लें। इन्होंने पिछली विधानसभा में कहा था चिल्ला के 50% सीट हम महिलाओं की विधानसभा में चुनाव में देंगे, 15% दे नहीं पाएंगे। सारा झूठ इनने बोला, इनका सुना किसी ने नहीं, तो ऊपर वाले सुनते नहीं इनके, या वो अपनी हिसाब से राजनीति करते हैं। प्रियंका गांधी की बात पूरी उत्तर प्रदेश में झूठ हो गई। खैरा जी, अगर इतने सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए आप लोगों के पास, चुनावों में इतने सारे मुद्दे विकास के आप लोगों के पास गिनाने के लिए, तो आखिर क्यों बार बार राम मंदिर के मुद्दे को गरमाया जा रहा है, राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर जो है भुनाया जा रहा है चुनावों में? एक बात आप सुन लीजिएगा, राम मंदिर मुद्दा था है, जब राम की बेइज्जती करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी आपके आगे खड़ी हो जाएगी। तो मतलब आप मानते हैं कि हर चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? आपने अभी बोल दिया राम मंदिर मुद्दा सदा है, क्योंकि मेरे भगवान है। आप अगर उनके साथ अन्याय करेंगे, हमारे ईश्वर के साथ या हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय करेंगे, हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। सुन लें खुल के अभी, राम बारे भुनाना क्या होता है? अरे आप भुना लो ना, आपने तो कोशिश की थी विष्णु जी को, सापा जी ने बनाने की, हम विष्णु मंदिर बनवाएंगे सफाई में, कहाँ बना? सरकारी पैसे से बनाएंगे आप, लोग के लोगों के पैसे से कहाँ बना बताइए? इन्होंने नहीं कहा था कि हम अगर राम मंदिर आप बना रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने कहा था हम सफाई में विष्णु मंदिर बनवाएंगे, ये खुद कहा था अखिलेश यादव जी ने। कहाँ बनाया? नहीं बनाया है ना जनता का। खैरा जी, पूजा जी कुछ कह रही हैं जी। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान के साथ कौन अन्याय कर सकता है? अरे राम तो मोक्ष का मार्ग है, हम लोग तो हिंदू हैं और ये मानते हैं कि यात्रा में कहा जाता है राम नाम नहीं सकते। आपके लिए राम मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन राम हमारी आस्था का विषय है, और आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ और राजनीतिकरण न समाजवादी पार्टी बर्दाश्त करेगी और न हमारा इंडिया अलायंस बर्दाश्त करेगी। पूजा जी, आपने इंडिया अलायंस का यहाँ पर जिक्र कर दिया, समाजवादी पार्टी का जिक्र कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी भी अपने चुनावी रैली में राम का जिक्र करती नजर आई। तो क्या अब आप लोग भी समझ गए हैं कि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा, सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा उठाना बेहद जरूरी है, वरना आप लोग जीत नहीं दर्ज कर पाएंगे? अब भाई बहन टीका लगा के घूम रहे हैं ना, कभी 60 साल से टीका लगाया नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। खैरा जी सुन लेते हैं, खैरा जी मैं आपको मौका दूंगी जी। के नाम पर इस तरह की राजनीति को बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही इस तरह की धर्म की राजनीति करती है। इंडिया अलायंस का कोई भी नेता राम के नाम पर ना वोट मांगता। राम हमारी आस्था का विषय है, हम पूजा करते हैं उस पे। नहीं, आस्था का विषय है तो प्राण प्रतिष्ठा में कोई क्यों नहीं गया मैम? सवाल तो ये भी है ना कि अगर आस्था का विषय है तो प्राण प्रतिष्ठा में कोई क्यों नहीं गया?
नहीं, बिल्कुल। जब जिसको ईश्वर बुलाता है हर व्यक्ति पहुंच जाता है। अब आप ये कहिए सिर्फ राम मंदिर ही क्यों, हम तो हनुमानगढ़ी भी जाते हैं, हम तो शिव जी के सारे मंदिर जाते हैं, लेकिन जब ईश्वर बुलाता है तभी जा पाते हैं। नहीं, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद विराजमान हो रहे थे राम, तो ऐसे में तो पहुंचना था ना, अगर विपक्ष की इतनी ही आस्था का केंद्र थे रामलला। की बात आप क्यों कर रही है? मैं फिर कह रही हूँ, जब समय आएगा राम मंदिर भी जाएंगे, दर्शन भी करेंगे और हमारी ठीक है। आप ये कहिए नहीं आज ही केदारनाथ चले जाइए, नहीं आज ही बद्रीनाथ चले जाइए, नहीं आज ही वैष्णो देवी चले जाइए, तो हम अपनी समय नहीं आएगा पूजा जी, गंवा दिया जा पाएंगे। मैम, आप ही के गठबंधन के साथी थे जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे। आज उन्हीं के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व रैलियों में कहते हैं कि राम मंदिर पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। अस्तित्व पे तो संजय निषाद के साथ क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने, इनके गठबंधन ने बताया संजय निषाद ने क्या बोला था। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने तो सीधा जी पर सवाल उठा दिया था। तो फिर विपक्ष के ऊपर इस तरह का सवाल लगाना, फिर विपक्ष से ये पूछना कि आपने राम पर ये कह दिया और वो हमारी नहीं, कांग्रेस के तो कई नेताओं ने साफ तौर पर ये बात कही है पार्टी छोड़ने के बाद कि हमने पार्टी इसीलिए छोड़ी क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के जो न्योते का अनादर किया गया, हम उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। कई सारे नेताओं ने कहा है मैम। यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने लेटर लिखकर के बधाई दी और कहा कि हम 6 साल के लिए नेता को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो आप इस तरीके की बात मत कहिए। बहरहाल हमारे साथ परिवार दर्शन करने आएंगे, लेकिन हम आपके कहे अनुसार कि नहीं इसी दिन चले जाइए, यही दिन हो जाइए। मैं हम लोग इस चीज का हमें ठीक है। हर दिन भगवान का है, हर दिन राम का है और हम लोग जाएंगे और दर्शन भी करेंगे, लेकिन आपके कहे अनुसार नहीं आज ही चले जाइए, कल ही चले जाइए, इस तरह से। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे मेरा सवाल यही है कि देखिए, पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद कर रही है उन 8 सीटों को साधने के लिए, लेकिन आप लोगों की कोई भी जो अभी जो तैयारी है वो जमीनी स्तर पर अब नजर नहीं आई और आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नहीं, क्या जानना चाहते हैं आप? कैसे साधेंगे सर? अब तो आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। देखिए, जहां तक साधने की बात है, तो ये धर्म युद्ध है हमारे लिए और हम धर्म के रास्ते पर हैं। माननीय मोदी जी अधर्म के रास्ते पर हैं, क्योंकि ना उन्हें हिंदू की परिभाषा मालूम है, ना उन्हें हिंदुत्व की परिभाषा मालूम है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वेदों के अनुसार देश धर्म सबसे बड़ा धर्म है, वो सर्वोपरि होना चाहिए। और हमारा देश धर्म क्या कहता है? हमारा देश धर्म कहता है कि इस देश में बेरोजगारी का जो आज रिकॉर्ड स्तर मोदी जी ने कायम किया है, वो नहीं होना चाहिए था। इस देश पर जो विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ पहुंच गया जी, वो नहीं होना चाहिए था। चाइना के साथ जो हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है, वो नहीं होना चाहिए था। आज अगर लद्दाख के लोग, लेह लद्दाख के लोग मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और क्लियर कह रहे हैं कि चाइना हमारी भूमि में घुसाया है और कब्जा कर दिया है, और मोदी सरकार लेह लद्दाख का खनन करने के लिए तैयार बैठी है, लूट रही है लेह लद्दाख को। इसी तरीके से जब महबूबा मुफ्ती ने ये भेद खोला था कि मोदी सरकार ने 370 धारा के कुछ अनुच्छेदों में इसलिए बदलाव किया है ताकि लिथियम और गोल्ड की माइंस जो कश्मीर के अंदर हैं उनको अडानी के, अंबानी के हवाले किया जा सके। तो हमारा धर्म कहता है ये नहीं होना चाहिए था। हमारा धर्म कहता है कि जब रोजगार के बारे में लोग पूछें तो मोदी जी को रोजगार की बात करनी चाहिए, राम मंदिर की नहीं। जब राम मंदिर की बात हो तब राम मंदिर की बात होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। आप एक तरफ बीज का विरोध करते हैं कि भाई गऊ हमारी माता है, गाय नहीं कटनी चाहिए, और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हमारे देश से 20 अरब कंट्रीज को जा रहा है। मोदी जी ने आज तक क्या रोक नहीं लगाई। मोदी रात में रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर चुका है 20 का एक्सपोर्ट, पहली बात। और 2014 में मोदी जी को सबसे ज्यादा चंदा किन कंपनियों से मिला? 20 कंपनियों से मिला। मोदी जी जो कहते हैं उसका उलट इस देश के अंदर हो रहा है। वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू लगातार कमजोर हो रहा है, हिंदुओं का रोजगार छीने जा रहा है, हिंदू खराब स्वास्थ्य को लेकर अस्पतालों में लुट रहा है, हिंदू महंगी शिक्षा के कारण प्राइवेट स्कूलों के हाथों लुट रहा है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता
कि मोदी जी जो ड्रामा कर रहे हैं उस ड्रामे में जो हकीकत है वो कुछ और है और मोदी जी कह कुछ और रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए दुनिया थर थर कांप रही है, जबकि अमेरिका जिसे हमारा मित्र होने का दावा किया जाता है जी। वो रोज हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है। नहीं तो सर अब क्या कांग्रेस पार्टी भी समझ गई है क्या कि बिना सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाए जो है नैया पार नहीं लगेगी 2024 में? विजय कौशिक जी, अब कांग्रेस पार्टी भी समझ गई है क्या कि बिना हिंदुत्व को, बिना सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को उठाए नैया पार नहीं लगेगी 2024 में? देखिए आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, कांग्रेस ने कभी धर्म आधारित राजनीति नहीं की, इसलिए हमने कभी ये गुणगान नहीं किया कि हमने हिंदुओं के लिए क्या क्या कुछ किया है। लेकिन अगर आप मोदी जी के शब्दों में देखें तो मोदी जी एक तरफ तो ये कहते हैं कि कांग्रेस राज में मुस्लिम पिछड़ा रहा, मुसलमान तरक्की नहीं कर पाया, मुसलमान पढ़ नहीं पाया, मुसलमान बिजनेस नहीं कर पाया, और दूसरी तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं। इस सब के बावजूद वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण हमने किया है। तो मोदी जी को तो ये नहीं मालूम वो कहना क्या चाहते हैं, वो केवल देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदू और हिंदुत्व सर्वोपरि था, है और रहेगा। ठीक है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा रोजगार हिंदुओं को कांग्रेस सरकार के समय में मिला, महंगाई से राहत मिली और तमाम ऐसे मुद्दे जो हिंदुओं की फेवर में होने चाहिए वो कांग्रेस राज में ही हिंदुओं को। ठीक है विजय खैरा जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आदर्श जी का रुख करना चाहूंगी। बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिंदुओं के फेवर में काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इन्होंने अपनी, खैर वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इन्होंने शुरू किया है चीन से शुरू किया कि चीन पर हमने क्या क्या कर दिया। चीन में एक सेकंड में बता दूंगा, चीन में को जमीन सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लद्दाख दे दिया था हार के, और कह दिया था कि वहाँ कुछ पैदा नहीं होता। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सिलोन को, श्रीलंका को टापू दे दिया था, ये कह के हमारे काम का नहीं, वो तो छोटा है, और हमारे मछुआरों को कितनी तकलीफें हुई, बेचारे वहाँ पकड़े गए, कभी किसी को ले गए, जेल में डाला गया। तीसरी बात, अभी इन्होंने इतना कितना तक कह दिया राहुल गांधी जी ने कि हमारे सिपाही चीन के सिपाहियों द्वारा पीटे गए हैं, मार खा के आए, जो कि बाद में झूठ साबित हुआ। चीन के एम्बेसडर से आधी रात को मिलने गए, सवेरे इन्होंने प्रेस में कह दिया हम कभी मिलने नहीं गए, बाद में हाँ भरना पड़ा जब प्रमाण आ गए। मतलब एक का ना यूएनओ में जाके कह दिया कश्मीर हमारा, अभी तो लड़ाई चल रही, हमारा है ही नहीं, यूएनओ का बता दिया, बीच में इन्होंने खुद पार्लियामेंट में बैठ के अधीर रंजन ने, ये तो इनकी चीन की बात हो गई। अब सबसे पहले रही हिंदुत्व का सवाल, तो आपने क्या क्या किया है? मदरसों को इमदाद दी, स्कूलों को नहीं दी। मदरसों को आपने धर्म पढ़ने दिया, लेकिन हिंदू स्कूलों के लिए अलाउ नहीं किया कि आप धर्म पढ़ाइए। आपने एक दो नहीं, सुनते जाइए आप, अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने मंदिरों पर टैक्स लगा दिए, मदरसों उन पर टैक्स लगाए नहीं आज तक। मस्जिद पर वक्फ को फ्री कर दिया कि आप चाहे जिस जमीन पर कब्जा कर लीजिए, वो आपकी है, जब तक कि दूसरा आदमी प्रमाण ना करे मेरी है। आपकी जमीन आज आप में छोड़ के चले जाइए, गांव वक्फ अपना बोर्ड लगा देगा, वक्फ की हो गई, अब आप लड़िए। मैंने इतनी जातियां की, एक जुल्म करा हिंदुओं के साथ, एक के बाद एक। मंदिर बनने की बात जब तक आई, 70 साल तक आपने उसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में जितनी दम में थी कपूर से बल लड़ते रहे। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ आदर्श जी भी बने हुए, खैरा जी, आदर्श जी भी बने हुए। आदर्श जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि देखिए इस बार जो जाटलैंड की इलाका है उसकी जो लड़ाई है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार जो पूरा सियासी माहौल है वो एक तरफा नहीं दिख रहा है, बल्कि हर सीट की अपनी अलग अलग लड़ाई दिख रही है। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार के समीकरण थोड़े से अलग है, खासतौर से जाटलैंड की बात अगर की जाए जी। लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है कि बीजेपी ने जो फिलहाल जो समीकरण बनाए हैं, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके, और जिस तरीके से जयंत चौधरी के साथ मिल करके, और उनकी जो स्ट्रेटजी यही रही है कि आप जो है स्थानीय मुद्दे को, खासतौर से जो जाटलैंड के जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी ने काफी उनका बारीकी से अध्ययन किया है। और इस बार आप मैनिफेस्टो में भी देखेंगे तो वो कहीं न कहीं एक तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय के लोगों की जो एक तरीके से हम कहें कि उनकी जो आरजू है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रख करके वो चल रहे हैं, और कोई भी ऐसा मौका वो नहीं चूक रहे हैं जिससे उनको उनके वोट बैंक पे जो है किसी भी तरह की कोई असर डालने वाली बात हो। तो मौजूदा दौर में आपने देखा कि कांग्रेस के
लोग भी जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, तो उन सब के बयानों का कितना असर पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तैयारी की बात अगर हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। बाकी सब अभी जो है स्ट्रेटजी के लेवल पे उनमें कंफ्यूजन की स्थिति क्योंकि नजर सर आती देखिए है। अभी तक कोई भी बड़ी रैली इन 8 सीटों पर नहीं की गई है। हालांकि सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो जरूर किया है, लेकिन एक बड़े स्तर पे जो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाती है वो नहीं हुई है अभी तक। बिल्कुल, देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए आप जानते हैं कि आपका मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी से है। खास तौर से अगर आप विपक्षी दलों को अगर आप ले और यूपी की तमाम सीटों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर ये आपको दिख रहा है कि कद्दावर मुकाबला है, मुकाबला जो है काफी गंभीर है, तो ऐसे में आपको ये चाहिए होता है कि जितनी ताकत के साथ मोदी जी या बीजेपी आप पर हमले कर रही है उससे कई गुना तैयारी के साथ आप जुटे, क्योंकि आपके लिए सीटें निकालना मुश्किल है वहां पर। तो ऐसे में वो चीज नजर नहीं आ रही है, यहाँ मुकाबला नहीं है। आप सीधी सी बात देखिए, आपका जो है टक्कर जो है वो केंद्र में मौजूदा सरकार और पीएम मोदी जैसे कद्दावर राष्ट्रीय नेता से है। तो ऐसे में आपको कई गुना ताकत झोंकनी पड़ेगी। वो मुझे लगता है कि वो नदारत है, यहाँ बराबरी से भी बात नहीं बनेगी। अगर मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष को इस चुनाव को अगर उस तरीके से लड़ना था तो बीजेपी की एक रैली होती तो उन्हें 4 रैली करनी चाहिए थी, और बल्कि पहले से रैली करनी चाहिए थी, तब जाकर के आप मुकाबले में खड़े होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस मामले में विपक्षी दल जो है काफी पीछे छूट रहे हैं। अब आने वाले समय में आप जानते हैं समय बीतते देर नहीं लगती, तो बहुत मुश्किल है अभी की सिचुएशन में। पूजा जी, 8 सीटों का मुकाबला बेहद मुश्किल है क्योंकि आप लोगों की तैयारियां कुछ नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, इस बार तो जनता जवाब देगी और 8 में से जितनी भी सीटें हम लड़ रहे हैं उसमें 7 सीटें हम लड़ रहे हैं और 1 कांग्रेस लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी लगातार सभा कर रहे हैं, हर लोकसभा क्षेत्र में सभा हुई है उनकी, लगातार सभा हो रही है। आज भी वो सभा में ही थे। प्रियंका गांधी जी के जहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पे, वहां पर प्रियंका गांधी जी का रोड शो हुआ है, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जिसकी जहां पर उपलब्धता जैसे भी प्रत्याशियों, मैम रामपुर का किला भेद पाएंगे क्या इस बार? रामपुर सपा की सीट रही है लेकिन रामपुर का किला अब बिना आजम के भेद पाएंगे क्या इस बार? नहीं, बिल्कुल। आजम खान साहब तो हम लोगों के सरपरस्त हैं और आजम खान साहब हम लोगों के साथ हैं। भले ही वो जेल में है लेकिन वो हमारे साथ है, और उनके साथ जिस तरह का अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया वो भी किसी से नहीं छुपा है। तो रामपुर की जनता तो जवाब देगी, लेकिन साथ ही साथ 8 में जितनी 8 सीटें हैं, इन 8 सीटों का अगर आप समीकरण देखिए तो इस बार पूरे पोलराइजेशन करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी पोलराइजेशन करने की कोशिश की, जितना भी हिंदू मुसलमान पे जाने की कोशिश की, जितना मंदिर मस्जिद की बात की, लेकिन जनता एकदम साइलेंट है। कोई भी इनकी किसी भी चीज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, और जिस तरह से ये माहौल बन रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अगर पिछली बार की बात करें मैम तो 2019 में बसपा और सपा साथ लड़े थे और 7 सीटों पर जो है बसपा और सपा का एक अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिला था, मुकाबला काफी अच्छा देखने को मिला था। लेकिन इस बार खुद बसपा अलग होकर लड़ रही है, तो क्योंकि मामला त्रिकोणीय है तो कैसे भेद पाएंगे? अभी तक आरएलडी आपके साथ थी, किसान वोट आपके साथ था, लेकिन अब तो आरएलडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। नहीं, अभी जब तक आरएलडी हमारे साथ थी तब तक आपको आरएलडी की बड़ी पार्टी नहीं दिखती थी, लेकिन जैसे आरएलडी भाजपा के साथ थी आरएलडी बहुत बड़ी पार्टियों को दिखने लगी। चौधरी चरण सिंह जी का तो हम लोग भी सम्मान करते हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से जयंत चौधरी जी को अपने साथ लिया है तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जो गलत नीतियां, जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे वो नौजवानों के खिलाफ हो। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारी विचारधारा की लड़ाई है वो तो चल ही रही है। अब उसमें जो मौका परस्त हैं, जो अवसरवादी हैं, वो एक दल से दूसरे दल की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को मौका परस्त और अवसरवादी बता रही हैं यहाँ पे? मैं ये कह रही हूँ कि इससे पहले आरएलडी के पास कितनी सीटें थी, आरएलडी किस पार्टी के साथ जुड़ी थी, अब उसका इतना ग्रास रूट लेवल पर बढ़ा है, जो उसका वोट बैंक बढ़ा है, जितने विधायक थे आरएलडी के पास। तो कहीं ना कहीं मानिए अखिलेश यादव जी ने उनको गठबंधन में साथ में लिया, उनको मौका दिया, और आज वो इतनी कम सीटों पर जाकर के वहाँ संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ
उनकी बड़ी डील हुई होगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो रुपए, साम, दाम, दंड भेद हर तरह से लोगों को डरा रही है, धमका रही है। विजय खैरा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, सीधा सा सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होती नजर आई जनसभा में, और उनका एक वक्तव्य था जो बड़ा तेजी में वायरल हो रहा है सियासत में, वो ये था कि देश ने सत्ता को नहीं सत्य को पूजा है और प्रधानमंत्री मोदी सत्ता को पूजते हैं, सत्य को नहीं पूजते हैं। इसको कैसे देखना है सर? एक बार उन्होंने एक और नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी, पर जनता जानती है कि ये क्या लड़ सकती है और क्या कर सकती है लोगों के लिए। इन्हें कुछ करना वरदान नहीं है, न महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, न किसी के लिए। सत्ता के लिए ये पागल बने घूम रहे हैं। दुनिया भर के हर प्रयास इन्होंने कर लिए। हमने अभी आपसे बताया, राष्ट्र के खिलाफ भी बोल दिया इन्हें, सभी भी हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया, कभी भी कुछ हुआ नहीं। तो ये इनके कहने से प्रधानमंत्री को सत्ता से कोई लेना ही नहीं। मोदी जैसे आदमी को, उनके पास न कुछ था, न कुछ है, न कुछ उन्हें चाहिए है। उनके पास तो जो कुछ होता है वो भी वो दान कर देते हैं, अपने घर का पैसा, बैंक का सारा। इनके पास तो बंगले हैं। इन्होंने तो शिमला में क्या बनाया है, आलीशान, बड़ा, कई मतलब लंबा चौड़ा फार्म हाउस सबने देखा है जी। तो इस तरह से दुनिया भर के फार्म हाउस दिल्ली में है। हमें उससे व्यक्तिगत बात से अभी कुछ लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि बात अब इन्होंने मोदी जी की कर दी है, मोदी जी के पास कुछ नहीं है, एक झोला है। दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है। लगाइए 4 दिन पर, जितने मर्जी लगाते रहिए। नहीं तो विपक्ष भी तो यही कहता है सर कि मोदी जी जो है वो कहते हैं कि झोला उठाएंगे और चल देंगे, यानी कि प्रधानमंत्री को देश से कोई लेना देना नहीं है क्या? आप उनको, हाँ, उन्हें कुछ सेवा से लेना देना है। सत्ता सेवा के लिए लेने वाला सिर्फ एक ही आदमी दिख रहा है इस समय राजनीति के अंदर, वो है मोदी। और यहाँ पर योगी। अब दूसरे सब सत्ता की कुर्सी के लिए पागल घूम रहे हैं। लेकिन बात थी जाटलैंड की जी। अभी इन्होंने जाटलैंड की इतनी सारी बातें की, हम एक सेकंड में फिर आपको समराइज कर देते हैं जी। कैराना में क्या हुआ था, जो जाटों के साथ अत्याचार हुआ, वो तो इतिहास गवाह है। एक एक मकान पर लिख दिया गया था कि मकान बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है। सारे जाट एक महीनों तक गए नहीं थे वापस, जब इनकी सत्ता थी समाजवादी पार्टी की। इस तरह से हालात हुए। एसपी और कलेक्टर को रातों रात ट्रांसफर करवा दिया था आजम खान जी ने उसी समय। इसी तरीके से चरण सिंह जी के नाम ये लेते रहे, लेकिन इन्होंने कभी उनका अधिकार नहीं दिया। हमने भारत रत्न दिया। आपने गन्ना का मूल्य साल 2-2 साल तक इनकी सरकार में चढ़ा रहता था, किसानों को कभी मिला नहीं। हम समय से उनका मूल्य चुकाते। मगर सर विपक्ष तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि किसानों को हमेशा से दुगनी आय करने की बात कही थी, लेकिन नहीं करी गई। एक ही खाता देख लीजिए कि इनके साल 2-2 साल किसान हड़ताल करते थे, बैठते थे, लखनऊ आते थे, उनका पैसे का मूल्य 2-2 साल 3 साल चुकाया नहीं जाता था। हम समय से मूल्य चुका रहे हैं। यहाँ तक कि हमने जाट का इनको अधिकार था, कभी इन्होंने उनको रखा नहीं स्ट्रीमलाइन में। हमने जाट को उपराष्ट्रपति भी बनाया। मतलब एक चीज नहीं है, विकास वहाँ हम कर रहे हैं जाटलैंड के अंदर। और ये बात कर रहे हैं, अगर आज क्यों आ गए हैं जयंत चौधरी हमारे साथ आ गए हैं, आपको जरूर तकलीफ हुई होगी, लेकिन वो देख रहे हैं कि जनता किस तरफ है, जाट किस तरफ जा रहा है, सारा देख डाके। अब इसके बावजूद भी अगर आप एक सीट जिता के दिखा देंगे, एक सिंगल सीट, हम सीटी पे बैठेंगे, जो हालात है आपके पास चुनाव लड़ने लायक स्थिति नहीं है। आप क्या चेहरा लेकर वहां जाएंगे? आपने रामपुर की बात की, अभी कह रहे हैं जी आजम खां में। आजम खां में कांग्रेस की नूर बानो में इतनी बड़ी दुश्मनी है। मैं तो कांग्रेस में रहा हूँ, प्रवक्ता भी रहा हूँ, सबके साथ उठता बैठता रहा हूँ, तो मैंने देखा है नूर बानो और वो छोटे मियाँ और उनके बच्चे अब जो राजनीति कर रहे हैं नवाब साहब, ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते हैं जी। तो अभी कैसे आजम खां जी इनके साथ हो जाते, और अभी जब साथ थे तभी भी आप आ रहे हो। अभी आ रहे लोकसभा जीत तो नहीं पाए थे आप, सारे लोग थे, तब क्या समझते हैं आप? खाली नूर बानो। चलिए इसी पर विजय कौशिक जी का रुख करना चाहूंगी। विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि विपक्ष महज बौखलाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष समझ चुका है कि पश्चिमी यूपी का किला भारतीय जनता पार्टी भेदने जा रही है। विजय कौशिक जी जी, किस वजह से बौखलाया हुआ है? भाई विपक्ष बौखलाया इस चीज को लेकर है कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को रिकॉर्ड स्तर कर्जदार बना दिया। मोदी जी ने इतने घोटाले किए हैं कि देश का दम घुट रहा है। मोदी जी ने इस देश में बेरोजगारी की समस्या को इतना विकराल कर दिया है, वर्ल्ड बैंक चेतावनी दे रहा है कि भाई मोदी जी ने बेरोजगारी दर अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर दी। आज मोदी जी की विदेश नीति का ये आलम है कि भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क, वो हमारा दुश्मन, नेपाल हमारा दुश्मन, श्रीलंका हमारा दुश्मन, मालदीव हमारा दुश्मन, पाकिस्तान तो पहले से ही दुश्मन था, बांग्लादेश दुश्मन, श्रीलंका दुश्मन। तो मुझे ये बताइए कि मोदी सरकार की नीतियां क्यों फेल रही हैं? आज हमारे सारे पड़ोसी मुल्क चाइना की भाषा बोल रहे हैं,
और मोदी जी चाइना पर लगाम लगाने की जगह चाइना के साथ व्यापार घाटे में बढ़ोतरी किए जा रहे हैं। $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। 70 सालों में देश की किसी भी सरकार ने आरबीआई के रिजर्व फंड से ₹1 नहीं निकाला। जी मोदी जी 2 बार निकाल चुके हैं। आज आरबीआई डरा हुआ है क्योंकि शेयर बाजार में जितनी भी तेजी है ये 20-30 शेयर कंपनियों का कमाल है, यानी कि 20-30 लोग शेयर बाजार को उछाल रहे हैं। लेकिन कैसे उछल रहा है? जितना शेयर बढ़ाएंगे उतना बैंक से लोन ले लेते हैं, और जिस दिन भी शेयर बाजार नीचे जाएगा डूबेगा कौन? बैंक। तो आरबीआई डरा हुआ है। आरबीआई इसमें डरा हुआ है कि अगर शेयर बाजार डूबता है तो इस देश की इकोनॉमी रफातर में चली जाएगी। और मोदी जी ने किया क्या? देश के संसाधनों को बेचा है। देश में नहीं, वो तो अपने 10 साल के काम गिना रहे हैं ना सर। वो तो कह रहे हैं कि हमने 10 वर्षों में काम किए, विपक्ष भी गिनाए। जी लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कामों को गिना रही है। ये जो मुद्दे में बात कर रहे हैं मुझे जवाब देखिए, काम कौन से गिना रही है? वो काम वो गिना रही है जो केवल और केवल फर्जीवाड़ा है। कह रही है भ्रष्टाचारियों की नकेल कसने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे सुनिए ना, अजीत पवार को महाभ्रष्टाचारी कहते थे मोदी जी, हजारों करोड़ घोटाले का आरोपी आज मोदी जी के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। छगन भुजबल, अशोक चौहान, अभी नवीन मिंदल जी जो कांग्रेस में थे और मोदी जी जिनको कहते थे कोयला चोर, कोयला घोटाला हजारों करोड़ का, आज उसको पार्टी में लिया, आधे घंटे बाद में उनकी टिकट डिक्लेयर कर दी। हरियाणा में जो इनके सांसद के उम्मीदवार हैं 10 में से 6 तो कांग्रेस ही है। आप ये लगा लीजिए, ये हालत है। जिनको खुद भ्रष्ट बेईमान कहते हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चलाते हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल करके सर्टिफिकेट दे देते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है जी। ये तो भ्रष्टाचार की हकीकत है इनकी। ये खुद महाभ्रष्ट हैं। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है दुनिया का, जिसमें सीबीआई की ईडी की रेड पड़वाई गई बिजनेसमैनों पर और उनको चंदा लेकर फाइलें बंद कर दी गई। एक कंपनी का 250 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया गया, 150 करोड़ चंदा ले लिया गया। भाई ये इस तरह की लूट दुनिया के किसी मुल्क में हो तो दिखा दीजिए। खैरा जी, मोदी जी जल्दी से ईमानदार चुनावी चंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लूटने का काम किया है। लगातार विपक्ष इसको लेकर आप पर हमलावर है। इन्होंने 3-4 बातें बोली भ्रष्टाचार के ऊपर। पहले तो आपकी बात का जवाब दे दी जी। इनकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आवाज सही कराएंगे जी। विजय चुनाव में विजय खैरा जी, मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपने माइक को थोड़ा सा करीब रखें जी। चुनाव में चंदा राजनीतिक पार्टियां पूरे विश्व में लेती है, भारत में भी लेती रही है। लेकिन पहले एक काला धन लेते थे, उस काले धन से लोगों की मदद करते थे। हमने उसको बैंक के थ्रू करके ये तो स्पष्ट कर दिया कि चुनाव चंदा कम से कम रिकॉर्ड में रहा। आप रिकॉर्ड 60 साल का निकालवा लीजिए, किसने किसको चंदा दिया, कांग्रेस बता दे, 1 पैसे का बता नहीं सकते। नहीं, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है सर कि चुनावी बॉन्ड बीजेपी ने कराई थी। मोदी सरकार के काम उजागर नहीं हुआ। अब सुन तो ले पूरा ही। हमने तो बैंक में जब क्लियर कर दिया उसको, तो तुम्हें आज ये तो पता लगा किसने किसको कितना दिया। अगर हमको ये डर होता तो हम बैंक के थ्रू क्यों करते ये व्यवस्था। दूसरी बात, उस आदमी का तो चेहरा बोलने का है ही नहीं, जो खुद एक 10,000 करोड़ ले चुका है। वो क्या बोल रहा है? कांग्रेस ले चुकी। कांग्रेस अगर ये बोल दे कि हमने चंदा नहीं लिया चुनाव में और हजारों करोड़ में नहीं लिया, कोई भी पार्टी बोलते विपक्ष की, तब आप बोलो। जिसमें आप खुद माल लेके बैठे हो, उस माल को जस्टिफाई नहीं हो पाए, इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं। आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सर ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी बॉन्ड को लेकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी ही सूची को गोपनीय रखना चाहती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अगर सूची और आंकड़े खुलेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। अगर गोपनीय तो इसलिए नहीं, गोपनीय तो इसलिए रखा था कि चुनाव चंदा गोपनीय रहना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोपनीय नहीं होना चाहिए, खुल गया। हमने चूंकि बैंक के थ्रू दिया तो गोपनीय तो कभी हो ही नहीं सकता था। ये जब चाहते तब खुल सकता था। इनकी सरकार आती तो खुल सकता था। और हमने उसको कानून बना के किया है, ऐसा नहीं किया। आप थे उस समय, ठीक है। उसमें बहुत विरोध करते नहीं मैडम। अभी तो बहुत सारी बातें ये बोल गए ना दुनिया भर की। हमसे अभी दुनिया के चार्ज लगा के चले गए। आपने चीन से दोस्ती बनाई थी लद्दाख की जमीन बेच के, दे के फ्री में। आपने दोस्ती बनाई श्रीलंका से, बनाए रखी आपने आजाद कश्मीर दे के। सुनो, ठीक है खैरा जी, मैं इस पर आपका रुख करूंगी, आपको मौका दूंगी। हमारे साथ आदर्श जी बहुत देर से बने हुए। आदर्श जी,
मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए लगातार विपक्ष चुनावी बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। पूछिए ना, पैसा लिया निश्चित तौर पर जो है ये जो खैरा जी मैंने आपको मौका दिया है सर। मैडम आप ये पूछिए ना फिर से। सर मैं आपका रुख करूंगी और आपके सवाल का बिल्कुल जवाब मांगूंगी। जी आदर्श जी। देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चंदे की बात जो है, निश्चित तौर पे ये प्रश्न तो खड़े करती है और ये चीजें जो है कहीं ना कहीं एक सवाल है जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है। लेकिन मेरा ये बहुत ही आकलन रहा है कि जब चुनाव होते हैं जी। तो उस चुनाव में बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं। अगर कोई बात सामने आती है तो समय के साथ साथ उसके अलावा बहुत सारे मुद्दों को उछाल दिया जाता है और फिर बाद में जो कई महत्वपूर्ण बातें होती है वो परिदृश्य से गायब हो जाती है और उसका असर धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। तो निश्चित तौर पर चुनावी चंदे की बात आई और बिल्कुल ऐन मौके पे आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनावी परिदृश्य है और जिस तरीके से रैलियां हो रही है, रैली में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग वादे जिस तरीके से किए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये बात बहुत ज्यादा असरकारी होनी चाहिए थी, उतनी ज्यादा असरदार जो है मुझे लग नहीं रही है। और चुनावी युद्ध में जिसे आप कह सकते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के कौन सी पार्टी कितना बड़ा जनमत तैयार कर पाती है, किस तरीके से लोगों के मन में उस चीज को लेकर के एक राय बना पाती है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता, मुद्दे को लेकर के आप कितनी प्रतिक्रिया बना पाते हैं जनमानस के बीच में, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो काफी जो है बहुत ज्यादा असर जो है मुझे इस चीज को लेकर के नहीं नजर आता। ठीक है, विजय कौशिक जी आपका रुख करना चाहूंगी। खैरा जी के कई सारे सवाल थे जिसमें से एक मुख्य है सर कि आप लोगों की तरफ से एक वक्तव्य रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक इस बार इनका सूपड़ा साफ कर देंगे। कैसे करेंगे सर सूपड़ा साफ? देखिए, हमारा काम है जनता के बीच में असली मुद्दे लेकर जाना। महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर, बीजेपी के घोटाले, ये सब जमीनी मुद्दे हैं जिनका मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जब लोग रोजगार की बात करते हैं वो कहते हैं देखो राम मंदिर बनवा दिया। अरे भाई, राम मंदिर बनवा दिया अच्छी बात है, नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी मोदी के जुमले तो पूरे नहीं हुए। 2014 में प्रधानमंत्री के जुमले तो पूरे नहीं हुए, गारंटी कहाँ से करेंगे पूरी? जी सुनिए ना, 2014 में मोदी जी का जुमला था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, विदेशों से काला धन लेकर आएंगे। विदेशों में काला धन बढ़ गया और रोजगार 2 करोड़ रोजगार हर साल इन्होंने छीनने का काम किया है। और अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आ गए, क्योंकि आज देश रिकॉर्ड स्तर तक कर्जदार हो चुका है। जब इस सरकार की हालत इतनी खराब हो गई कि आरबीआई के रिजर्व फंड से भी पैसा निकालना पड़ा। चावल तक पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, टैक्स का दायरा इतना बढ़ा दिया कि लोगों का खून चूसते चूसते हर आदमी की इन्होंने हालत खराब कर दी। लद्दाख के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि चाइना हमारी जमीन में कब्जा कर चुका है और मोदी सरकार उस पर कार्यवाही करने की जगह लद्दाख के संसाधनों को खोद कर बेच रही है। जम्मू कश्मीर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि लिथियम और गोल्ड की खानों का खनन करने के लिए सरकार ने 370 में बदलाव किया और अपनी मनचाही कंपनियों को ठेके दे रही है सरकार। लाखों करोड़ के लोन इन्होंने पूंजीपतियों के नाश कर दिए। किसानों का क्या किया? किसानों को केवल और केवल झुंझुना दिया। किसान मरता रहा बॉर्डर पर, उन पर गोलियां चलवाई, उन पर लाठीचार्ज किया, उनके रास्ते में कीले बिछवा दी। ठीक है, ये तो मोदी सरकार की हकीकत ठीक है। हमारे साथ पूजा जी भी बनी हुई है। पूजा जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से एक वक्तव्य रखा गया कि 150 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी इस बार पार नहीं कर पाएगी, क्यों ऐसा लग रहा है सपा को कि 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। नहीं, मैं बिल्कुल एक बात आपसे कहूंगी कि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी एक जन विरोधी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादों का पुलिंदा लोगों के बीच में लेके जाती है, जुमले लेके जाती है।
10 साल पहले जुमले लेकर के आए थे, इन्होंने कहा 2 लाख रोजगार देंगे, 2 लाख रोजगार नहीं दिया, 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया जी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। तो आपको भी याद होगा, बहुत अच्छी बात है, बताइए देश को कितना रोजगार मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं खाली ये पूछना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद है, सामाजिक न्याय पर इनका क्या स्टैंड है, जातिगत जनगणना पर इनका क्या स्टैंड है, ये अगर जातिगत और आरक्षण पर इनका क्या स्टैंड है। आप ये देखिए कि अयोध्या में इनके सांसद बोल रहे हैं हम संविधान बदल देंगे, जगह जगह इनके सांसद बयान दे रहे हैं कि आप हमें जिता करके भेजिए, हम संविधान बदल देंगे। इनसे अगर कोई पूछे तो इनका ओपीएस पे क्या स्टैंड है, ओपीएस पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, ओपीएस पे इनका क्या स्टैंड है, निजी क्षेत्र में ये कितना आरक्षण लोगों को देंगे, ये महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि उस 33% आरक्षण में पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को कितना रिजर्वेशन देने की इन्होंने बात करी है। इनसे कोई पूछे कि एक तरफ तो ये जब विपक्ष कहता है कि हम रोजगार देंगे, हम ये चीज फ्री में देंगे, तो इनको ये रेवड़ी लगती है, लेकिन ये अगर फ्री मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं तो वो बहुत महानता का काम है। इनसे कोई पूछे कि नई शिक्षा पद्धति तो बना रहे हैं, लेकिन इनसे कोई ये तो पूछे कि नई शिक्षा पद्धति तो आप बना रहे हो, लेकिन जो पेपर लीक हो रहा है इसको कैसे रोकोगे। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार है और पेपर लीक बंद नहीं हो रहा है। ये किसानों की दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, एमएसपी का रेट दे नहीं पा रहे हैं। मैम सपा ने एक नारा दिया था कि 14 में जो आए हैं 19 में चले जाएंगे, और अब दोबारा वही नारा सपा दे रही है कि 19 में जो आए हैं 24 में चले जाएंगे। 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करने वाले लोगों ने देश को फकीर बना के छोड़ दिया है। 99% आबादी, सिर्फ 1% लोगों के पास संसाधन है। 99% आबादी जूझ रही है गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, और ये एक तरफ किसानों, उद्योगपतियों का ज्यादा कर्जा माफ किया या किसानों का ज्यादा कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं कंपनियों से पैसा क्यों लिया जिनको आपने टेंडर दिया। अरे चंदा लेते तो पब्लिक को बताओ तो कि किससे चंदा लिया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को सख्ती करनी पड़ी, तब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई। विदेश नीति की बात करते हैं, लद्दाख में इतने महीनों से लगातार अनशन चल रहा है, कितने न्यूज चैनल ने उन लोगों को दिखाया, कब लद्दाख को 6वीं अनुसूची में ये जगह देंगे, वो उस वादे का क्या हुआ। इनसे पूछिए कि ये कहते हैं रेलवे में वेटिंग व्यवस्था को समाप्त कर देंगे, 10 साल से क्यों नहीं किया। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, कहाँ गई आपकी स्मार्ट सिटी, कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन। मेट्रो जहाँ तक बनी थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ, मेट्रो जहाँ तक बनी थी, आज 5 साल से ज्यादा हो गए इनकी सरकार को, लेकिन मेट्रो संकल्प पत्र में खाली रिक्त पदों को भरने की तो बात करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो रिक्त पद नहीं भरे जाते हैं। सिर्फ ये कहा जाता है कि नौजवान तो हमारे पास पद तो बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योग्य नौजवान नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने कहा था। तो पीडीए की बात करके समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही है। महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाले, महिलाओं के ऊपर बड़ी बड़ी बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पर क्यों चुप थे। उन्नाव से लेकर मणिपुर तक लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उनके साथ ऐसी अभद्र घटनाएं हो रही हैं। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि भारत के अंदर किस तरह से लगातार, एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि देश के अंदर किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। मणिपुर में एक रिटायर्ड ऑफिसर कह रहा है कि हम देश की रक्षा कर पाए, लेकिन अपने घर की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ स्क्रिप्टेड बातें करते हैं और दूसरी जगह बातें करते हैं जहाँ पर इनका स्क्रिप्टेड माहौल होता है। खैरा जी क्या बोल रही हैं? किसान दुखी है, युवा परेशान है, बेरोजगार है, और जो महंगाई है वो चरम पर है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर कौन से मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार। 15-20 पॉइंट एक लाइन में बोले हैं, हम 2-3 का तो जवाब दे ही पाएंगे जब तक आप हटा देंगे। देखो सुनिए, सबसे पहले तो अभी ये समाजवादी पार्टी का इतिहास ये है, अभी अब इस समय जो उसकी बात कर रहा हूँ पूरा, सिवा उनको अपनी जाति, अपने रिश्तेदार के अलावा इससे आगे कुछ दिखाई देता नहीं। अभी इस समय एक मिनट मैडम जी, 1 मिनट सुन लो, आपके सामने तो प्रमाण दे तो रहा हूँ मैं। कौन? राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और खुद अखिलेश यादव, इन सबके बच्चे चुनाव लड़ रहे कि नहीं? इनके भांजे भतीजे चुनाव लड़ रहे कि नहीं? अरे हाँ ना में दो जवाब, खैरा जी लड़ रहे कि नहीं, ये जवाब दे दीजिए आप। अब मुझे ये अब आप इधर आइए। अरे सुनो, पूरा खानदान, वो तो 6 महीने का लड़ नहीं सकता, नहीं 6 महीने का बच्चा भी लड़ रहा होता, वो तो कानून अच्छा है। अभी तो इनके आप एक बात बीच में जवाब मत दीजिए, आपका लेक्चर बहुत लंबा सुना है मैंने। अब आप पूजा जी सुन लेते, उसके बाद आपका रुख करते हो जी।
आपके सामने अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं टीवी पे कभी नहीं बैठूंगा अगर ये सच नहीं है तो। दूसरी बात, आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह छोड़ दीजिएगा, उसकी बात मैं नहीं करता है, लेकिन अभी आप बराबर गरीबी की बात कर रहे थे। तो गरीबी आप बोल लीजिए, भाजपा की तरफ से बोलिए, आप बोलिए। गरीबी की आप बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं 23,000 आपको अभी मैं बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चीफ ने अगर एक हफ्ते पहले अखबार पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े हो तो कितने करोड़ 18 से 23 करोड़ पे पहुंची है गरीबी रेखा से साफ ऊपर हो गए हैं। ये हम नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहे, यूनाइटेड नेशंस का चीफ बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। आज और कल का अखबार पढ़ लीजिएगा, क्या बोला है? हिंदुस्तान विश्व के सबसे बड़ी जीडीपी बढ़ने वाला देश, हिंदुस्तान विश्व का। किसने बोला? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय। हमने नहीं बोला ये, लेकिन आप बोलोगे मोदी जी ने तो उनको भी सीबीआई और ईडी से जीत लिया होगा, धमकी दे दी होगी, तब इसका जवाब। अरे तो नारायण राणे कौन है? ये आंकड़े मेरे नहीं है, लेकिन क्या है अब नहीं सुना। अरे सीमा होती है किसी चीज की। कभी कह देते हैं मोदी जी भ्रष्ट हैं, इनके पास 100 रुपए नहीं है। कभी तुम कह देते हो कि साहब वो जीडीपी गिर रही है या जीडीपी बढ़ रही है। कभी आप कहते हैं गरीबी हट रही है। अरे जनता। खैरा जी, लेकिन क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? ये दुर्भाग्य है देश का कि सारा विपक्ष भ्रष्टाचार निकला। हमने जैसे बंगाल में हाथ बताइए, नारायण राणे बीच में नहीं, आप बीच में नहीं देखिए, अगर आप बोल देना ना हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बोल देना, पहले मुझे बोलने दीजिएगा। आपने मुझसे प्रश्न किया है, हमने ट्रस्ट बना के नेशनल हेराल्ड को कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। किसने कब्जा क्या किया नेशनल हेराल्ड? ठीक है खैरा जी 7 साल बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर यूपी में दिखे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि देखिए दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। मैं तो सोचता था कि एक और केजरीवाल इनके साथ हो जाते तो जनता पूरा जीरो ही कर देती इनको। दोनों की क्या इतिहास है, दोनों अपनी किस मजबूरी से इकट्ठे हुए हैं। अरे इतिहास पे मत जाइए, भारतीय जनता पार्टी हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, तो माइनस हो गया। और गृह मंत्री का क्या इतिहास रहा उस पर मत जाइए। दो माइनस मिलके प्लस नहीं बन सकते, समझे? दोनों माइनस हैं और माइनस इकट्ठे होते रहे, उससे हमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, एक इन्होंने सर्फेक्सल रखा हुआ है जी, सब साफ सुथरे होके बाहर निकलते हैं। अब ये बीच में बोलेंगी फिर मैं बोलूंगा। तो बड़े अच्छे हो गए। नहीं तो खैरा जी जवाब दीजिए ना। कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता जाते हैं तो आपने पूछा वो जवाब दे दिया, अभी क्या पूछ रही है? वो सेना है जो अधर्म के मार्ग पे चल रही है और इनका निश्चित है। खैरा जी सेना दिखने में बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े योद्धा थे। रुकिए तो जवाब आपका दूसरा जवाब भी देता हूँ। लेकिन बार हर बार ये लोग ठीक है पूजा जी जवाब ले लेते हैं जी। हर बार ये लोग चिल्लाते रहते थे अडानी 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 अडानी। अडानी तक हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट तो गए थे आप। अब कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज भी हमारे साथ विजय माल्या कहाँ गया तो बता दीजिए। गए थे ना तो पाक साफ निकल आए ना, कमेटी बैठ गई, पाक साफ निकल आए ना। खैरा जी विपक्ष लगातार कह रहा है 400 तो दूर 150 पर ही सिमट जाएंगे, वहीं झूठ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, लूट और झूठ। ऐसा है देखिए, अब शेख चिल्लियों के लिए तो जवाब देना बेकार है। आप पूछिए तो हम आपके सारे जवाब देंगे। शेख चिल्ली के या जो मुगालते में बैठे हुए हैं, पता नहीं जनता इनके साथ नहीं, लोग इनके साथ नहीं, संसद इनके पास। खैरा जी देखिए, पूजा जी बहुत हास्यास्पद होकर उन्होंने आपको जवाब दे दिया। आप कह रहे हैं कि जनता को जवाब देंगे, तो जनता जवाब मांग रही है ना सर। लूट और झूठ भाजपा की पहचान है, लगातार विपक्ष कह रहा है, जवाब दीजिए। मुझसे तो मैंने तो नहीं कहा जनता जवाब देगी, मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला ये। जनता तो देगी जवाब। खैरा जी कितना रोजगार देने वाले? घोषणा पत्र में इस बार आंकड़ों का जिक्र नहीं हुआ। पिछली बार 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? बेरोजगारी नहीं। अगर आप हमारे घोषणा पत्र पर बहस चालू करेंगे उसका कोई एंड नहीं है। जो हमने घोषणा पत्र ठीक समझा हमने भेज दिया, जो इन्होंने ठीक समझा इन्होंने भेज दिया।
अगर उस पर एक एक बिंदु के ऊपर बात करना चाहते हैं घोषणा पत्र के ऊपर तो हम तैयार हैं। खैरा जी, रोजगार आपको कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं लग रहा है जिस पर आप बात करना भी जरूरी नहीं समझ रहे? युवाओं को लुभाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, युवाओं को साथ सबका विकास की बात आपकी पार्टी करती है, और आप कह रहे हैं कि ये एक अहम बिंदु नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा अगर बिंदु वाइज आपको बहस करना है तो मैं तैयार हूँ। मेरी बात को आप गलत तो सवाल का जवाब दीजिए ना सर। सीधा सा सवाल है कि पिछली बार घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस बार आखिर कितने रोजगार? आंकड़ों का जिक्र गायब हो गया सर। रोजगार शब्द एक इन्होंने तैयार करके रोजाना बोल के रोजगार 60 लाख बेरोजगार। अब आप बोल दीजिए ना प्लीज, अभी प्लीज। अरे इतना बोलते कितनों को रोजगार दिया? मैं अभी एक लाइन बोल नहीं पाता हूँ, उसके बाद पूजा जी सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, पक्ष रखने देते हैं। तो ये बोल रहे हैं पूजा जी जल्दी से, उसके बाद मैं खैरा जी फाइनल कमेंट सर। एक लाइन मैं आपसे कह रहा हूँ, रोजगार से मतलब नहीं। रोजगार से मतलब क्या है असली चीज का? लोगों को पैरों पे खड़े करना, लोगों को सम्मान के साथ जीना। वो अगर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, खड़ा किया जा सकता है, और वो ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो मशीनीकरण में कम होती ही चली जाएंगी। कल बैंक में लोग जाते थे, वहां पर आदमी बैठते थे, आज मशीन से पैसा निकलता है, तो ये तो कम होती जाएंगी हमेशा आगे चल के। ठीक है पूजा जी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां तो कम होती ही जाएंगी, आत्मनिर्भर बनाएंगे हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। फाइनल कमेंट। शिक्षक भर्ती में जो 6800 बच्चे थे 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन बच्चों से वादा किया कि सरकार बनते ही जो 6800 बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है उनको रोजगार दिएगा। वो बच्चे सारे मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्री कार्यालय, सबकी आवाज के बाहर प्रदर्शन करते रहे और बदले में उनको लाठी मिली। डायल 112 की लड़कियों ने अपनी रोजगार की बात की तो 500 से ज्यादा लड़कियों को नौकरी से निकाल दिया गया। आखिर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसके वादों में और किसके दावों में कितना दम है। बड़ी माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खास चर्चा करने के लिए। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से पार्टियां चुनाव से पहले दावे और वादे करती हैं, आखिर किसके वादों में और किसके दावों में कितना जम है और किसके दावे जनता को लुभा पाते हैं। आखिर इस बार यूपी के जाट लैंड को कौन साधने में कामयाब होगा? पश्चिमी यूपी इस बार किसकी झोली में जाएगी? बहरहाल लोकतंत्र में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।